दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में चल रहे राजनीतिक घमासान की, लालू के राजद की, नीतीश कुमार के घर वापसी की और नीतीश पुराण की। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इस बात को यदि कोई चरितार्थ करता हुआ दिखता है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि मुहावरा वैसे ही नहीं बनते, उन्हें समाज और व्यक्ति के चरित्र से ही लिया जाता है। बिहार में साथी बदलने की स्क्रिप्ट तैयार है, सेज सज चुकी है। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। लालू हताश और पराजित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी मूक दर्शक बन सब कुछ चुपचाप देखे जा रही है। कल तक जो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद होने की बात कर रहे थे, वो आज लोगों को राजनीतिक फिलॉसफी समझा रहे हैं। बिहार में आज जो हो रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। जब जब नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है, तब तब उनका प्रयास, उनकी कोशिश करने वालों को उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लालू से पहले बीजेपी को भी इसी तरीके की कीमत चुकानी पड़ी थी। बीजेपी ने इससे पहले आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की थी। नीतीश को पता चला और उन्होंने आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा। बीजेपी को भी सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वही हाल आरजेडी के साथ भी हो रहा है। आरजेडी ने ललन सिंह के साथ मिलकर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। नीतीश को पता चला, ललन की कुर्सी गई और लालू जी सरकार से बाहर होने की कगार पर है। मसला केवल नीतीश कुमार के पलटने का नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का भी है। नीतीश तब पलटे हैं जब जब उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है। साथ में यह भी सत्य है कि नीतीश की पार्टी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और यह भी सत्य है कि बिहार की राजनीति में अकेले नीतीश कुमार ही पलटू राम नहीं है, बल्कि उनको पलटू राम कहने वाले भी पलटू राम ही हैं। और वो भी उतनी ही बार पलटे हैं जितनी बार नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाना और बनना दोनों असंभव है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि राजनीति के अहम फैसले दिल से नहीं बल्कि दिमाग से लिए जाते हैं। और बिहार की राजनीति में दिल जिस नीतीश कुमार पर अविश्वास करता है, दिमाग उसी नीतीश कुमार को उपयोगी और जरूरी बताता है। दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार की घर वापसी का फैसला महागठबंधन के लिए झटका है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कब तक प्रासंगिक बने रहेंगे। क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के पास कोई बड़ा प्लान है। और सबसे अहम यह कि क्या 2024 की लड़ाई में नीतीश कुमार की घर वापसी का फैसला गेम चेंजर साबित होगा। करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं देखते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार ये जो सिलसिला चल रहा है, राजनीतिक हलचल हो रही है, उसके बाद पहले तो सारे राजनीतिक दल चुपचाप साइलेंटली इन्हें देख रहे थे, लेकिन अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। बैठकें हुई है, बैठकों के बाद लोग बाहर आ रहे हैं और उसके बाद प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको इन नेताओं को सुन के भी पता चल जाएगा। पहले सुनते हैं क्या कहा है विभिन्न दलों के नेताओं ने। जेडीयू के नेता ने क्या कहा और क्या कहा मनोज झा ने, वो भी सुनते हैं। और उसके अलावा हमारे पास आरजेडी के विधायकों की भी प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुनाएंगे। बता दें, कोई हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन जो लक्षण दिख रहा है महागठबंधन के अंदर, नीतीश कुमार जी जेडीयू वर्सेज आरजेडी, उससे तो संकेत मिल ही रहा है ना कि नीतीश जी बेचैन है, परेशान है वहां से बाहर होने के लिए। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। बैठक में सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है और राष्ट्र तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में है उसके संदर्भ में जिस सरकार की बुनियाद में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का है। उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करते। लेकिन जेडीयू ने कहा है अगर आपको कंफ्यूजन है, जेडीयू ने कहा है आप डूबेगी सरकार। आप अगर विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले लें। हमारे अलाकमान हैं, पार्टी के जदयू के नेता हैं, सर्वोपरि है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो हम लोग तैयार है जाने के लिए। जदयू विधायक बड़ा मजबूत है, उसको तोड़ना संभव नहीं है। तो हर एक तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो आरजेडी का बयान, जो मनोज झा का बयान था, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने सृजन किए हुए अपने बच्चे को, अपनी सरकार को कैसे गिराएं। मतलब साफ है कि आरजेडी अपना समर्थन नीतीश कुमार की सरकार से वापस नहीं लेगी और जब तक संभव हो सकता है तब तक सरकार को बचाए रखने की कोशिश करेगी और इसी कोशिश में जो टाइम मिलेगा उससे अपने कोटे के जो 8 विधायक उनको कम पड़ रहा है अपने बूते सरकार बनाने में, उसके लिए जुगाड़ भी करते रहेंगे। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। हेमराज राम हैं, जेडीयू के प्रवक्ता के तौर पे, हालांकि अभी ये रास्ते में हैं, थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। इसके अलावा रामदेव कुशवाहा आरजेडी प्रवक्ता है और बीपी कर्ण साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति पे अपनी नजर बनाए हुए हैं और काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। सबसे हम बात करेंगे और चर्चा की शुरुआत में अरविंद कुमार जी से करना चाहूंगा। अरविंद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरविंद जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। जी अरविंद जी, मेरी जी मिल रही है। अरविंद जी, ये जो पूरा मसला है बिहार बीजेपी में, क्या रिएक्शन है? बहुत खुश है बिहार बीजेपी के नेता, या कुछ नेता ऐसे भी है जो बोल रहे हैं कि जहां मेरी जो बात हुई कि ये सिचुएशन जो ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार के बीजेपी के जो नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का सिचुएशन आए। नीतीश के लिए दरवाजा बंद है तो बंद ही रहना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने खोल दिया है। ऊपर से दबाव है, इसलिए शायद ये खुला है। अंदर से बीजेपी, बिहार बीजेपी का रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं सच बोलूंगा जी, परिस्थितियां आज नहीं सदियों से जब भी चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे विकल्प सामने आते हैं और ये होता आया है। इसीलिए एक पुरानी कहावत है कि इसमें राजनीति में कोई परमानेंट नहीं होता है जी, दो चार ही नहीं होता है। खैर, मैं आपकी बातों पे आता हूँ जी। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जब लोग विधानसभा का चुनाव लड़ा था पहले, तो जदयू के साथ लड़ा था। बिहार ने जदयू के साथ, मैंने जैसा आप जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, बिल्कुल। बीच की जो घटना थी वो नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं छोड़ा। नीतीश जी हमें छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे। जो आरजेडी के मनोज झा जी अभी कह रहे थे कि वो नहीं, तो हमने उनको नहीं छोड़ा। हमने बिहार की जो जनता सम्मान दी थी, जो हमें मैंडेट दी थी, अगर हम सरकार से अलग हट गए, अलगमत में भी आ गए, तो जनता का जो मैंडेट था, जनता का आशीर्वाद था, उनको अपने सर पे लेकर और हम जनता के बीच लगे रहे, जनता की लड़ाई लड़ते रहे और देख रहे हैं कि एक बार शिक्षकों की लड़ाई हो चाहे दूसरे की लड़ाई हो, भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रही। तीसरी बात है, अब जब नीतीश कुमार के बारे में ये चर्चा है कि पुनः वो आरजेडी गठबंधन को छोड़ के आ रहे हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। और न भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द या सर में दर्द किसे हो रहा है? वो गठबंधन के जो साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल, उनके सर में दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में उनके जाने से भी दर्द नहीं हुआ था ने, लेकिन बिहार के लोगों के पेट में जरूर दर्द हुआ था उनके जाने से, कि जो एक पटरी पर जंगल राज को छोड़कर एक लौटी थी और फिर नीतीश जी आप क्या किए, जो फिर उसी जंगल राज के साथ चले गए और अब यहां आ रहे हैं, तो जनता के पेट में कोई दर्द नहीं है कि क्यों छोड़ के आ रहे हैं। और ये उन लोगों को, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो,
उनके पेट में दर्द हो रहे हैं। तो अभी स्थिति यही है कामोवेश। और भारतीय जनता पार्टी अगर जनहित में अगर वो आते हैं और जनता के हितों में, जनता के काम के लिए, विकास के लिए, डबल इंजन सरकार के लिए आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई गुरेज नहीं है, स्वागत। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, लेकिन अरविंद जी देखिए, जब कोशिश हुई है जेडीयू को तोड़ने की, तब तक नीतीश कुमार ने ऐसे फैसले लिए हैं। जब बीजेपी से अलग हुई थी जेडीयू, तो उस समय भी बीजेपी पे ये आरोप लगा था कि आरसीपी सिंह के जरिए जो है आपने नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी, और उसकी भनक जो है वो नीतीश कुमार को लगी, और उसके बाद नीतीश कुमार ने खेला कर दिया, आपका खेला किया। अब वही खेला जो है वो आरजेडी के साथ वो कर रही है। तो इतने में जब बार बार हम लोग चर्चा भी करते रहे हैं कि विश्वास ही नहीं है, नीतीश कुमार पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या नीतीश के बिना बिहार की राजनीति नहीं हो सकती, या बीजेपी की राजनीति नहीं हो सकती, या बीजेपी का जो गोल है 2024 के लिए, वो गोल बिना नीतीश के पूरा नहीं होगा? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आपका जो सवाल है बड़ा मौजूदा सवाल है और बहुत सही सवाल है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम के कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के गांव से लेकर कस्बे तक के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को 2440 सीट जिताकर और भेजने के लिए तैयार थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में दर्द था, हमने बिहार में मेहनत किया था, और मेहनत के बल पर अभी जो सीन बनी हुई थी, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, कश्मीर का मुद्दा हो या रामलला का मुद्दा हो, बिहार में एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि अगर नीतीश कुमार नहीं भी आएंगे तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीट 40 की 40 सीट निश्चित ही जीतती। लेकिन बहुत सा निर्णय कार्यकर्ताओं का नहीं होता है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। संगठन के ऊपर जो निर्णय लेते हैं उनका अपना आकलन होता है। उनके आकलन के अनुसार अगर कुछ सही निर्णय लिए हैं तो हम संगठन के लोग उनके साथ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि कार्यकर्ता कहीं से पीछे नहीं थी, और जो यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत मां की प्रतिष्ठा बढ़ाने, विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ाने, और देश के अंतिम व्यक्ति अंत्योदय की जो परिकल्पना थी उसके विकास के जो काम कर रहे थे, वो आम जनता संतुष्ट है। आम जनता में कोई नाराजगी नहीं है। कुछ लोग आम जनता संतुष्ट है, नाराजगी नहीं है, संगठन आपका अच्छा से काम कर रहा था, लेकिन कन्वे आप लोग शायद लगता है केंद्रीय जो नेतृत्व है उसको आप लोग कन्वे नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये हुआ। बीपी कर्ण जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं। जरा एक बार अगर बीपी कर्ण जी अगर आप अपना मोबाइल सेट कर लें सही से और बैठ जाए कहीं पे, तो मैं आपसे बात कर लूं, क्योंकि आप चलते जा रहे हैं तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आप बैठ करके थोड़ा सेट कर लें अपने आप को, तो आपसे बात हो पाएगी। क्या आवाज़ मिल रही है? क्या बीपी कर्ण जी आपको आवाज़ मिल रही है? बीपी कर्ण साहब, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? लगता है मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार ऑडियो चेक करें। बीपी कर्ण जी से मैं बात करना चाहूंगा, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमारे पास। आप अनम्यूट करें, आपका मोबाइल लगता है म्यूट है, आप अनम्यूट करें उसे। और पीसीआर से कहूंगा एक बार जरा उनसे बात करके मोबाइल को सेट करें, उसके बाद मैं ये करूंगा। तब तक मैं एक बार अरविंद जी से एक सवाल और ले लेता हूं। अरविंद जी, राजनीति में कहते हैं कि फैसले जो है दिल से और दिमाग से दोनों से लिए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसमें दिल काम नहीं करता है, दिमाग से काम लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व ने दिमाग से लिया है, और जो पोल आंकड़े बताते हैं, जो पिछला अगर 5 चुनाव का अगर विश्लेषण करें, जैसा कि केंद्र में दिल्ली में किया गया, उस 5 चुनाव के विश्लेषण के बाद यह फैसला लिया गया कि फिर से दरवाजा खोल दिया जाए नीतीश के लिए। क्या आपको लगता है कि बड़े फैसले राजनीति में दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, लेने भी चाहिए। इसलिए कि जब दिमाग कसरत करती है ना तो सही आंकड़े आते हैं। दिल भावना में भी बस आती है। राजनीति भावनाओं की चीज नहीं है, राजनीति अंक गणित है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है। और जो जोड़ और घटाव गुना भाग है उसका गुणक फल एक ही आएगा, वो भी राजनीति नहीं है। इसलिए राजनीति में निश्चित तौर से दिमाग को खुले रखना पड़ता। सच्चाई यही है। आपने बहुत कड़वी चीज कही और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। दिल का भावना नहीं है। और ये हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व की आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो कुछ कम है, अभी भी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं।
लेकिन जो डेवलप कंट्री है वहां तो सिर्फ दिमाग ही काम करता है, दिल तो कहीं है ही नहीं। हमारे यहाँ फिर भी दिल है। बिल्कुल। मैं कई एक समय मिला तो मैं कई एक राज्यों का उदाहरण एग्जाम्पल के सहित में दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बीपी कर्ण साहब, लगता है आपको आवाज मिल रही है अब? बीपी कर्ण जी की आवाज मिल रही है आपको? लगता है अभी तक ऑडियो नहीं पहुंच रहा है बीपी कर्ण साहब को, और उसके बाद ये मैं करूंगा। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा जी, अच्छा एक बार, तब तक मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। अरविंद जी, अगर आपको दूसरे राज्यों की बात आप कर रहे थे, अगर आप बोल सकते हैं, क्योंकि बीपी कर्ण साहब के पास आवाज नहीं जा रही है, उतना समय मैं आपको दे सकता हूं जी। नहीं, अभी आप देख लेना, अभी तत्काल बहुत पीछे भी नहीं जाना है, तत्काल उदाहरण देख लीजिए। गठबंधन इन लोगों ने बनाया था, विपक्ष लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए। आप अभी देखिए दिल से काम कहाँ हुआ। ममता जी दिल से काम लेती तो कभी न कहती कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। अगर पंजाब में केजरीवाल दिल से काम लेते तो कभी नहीं कहते कि हम वहां सब पदों पे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल सी बात आप कर रहे हैं। कर्ण साहब को मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आवाज मिल रही है आपको कर्ण साहब? हाँ जी 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 जी, बहुत देर के बाद आपकी आवाज मिल रही है दर्शकों को। जरा मैं आपकी प्रतिक्रिया और आपकी समझ, जो इतने दिनों से आपने बिहार की राजनीति पे पकड़ और समझ अपनी बनाई है, आपकी समझ क्या कहती है? क्या नीतीश कुमार के बारे में जो फैसला लिया है एनडीए में उनकी वापसी का, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है कि ये पार्टी के हित में है, या बिहार के हित में है, या बिहार की जनता के हित में है? देखिए मुकेश जी, मेरी जो समझदारी है जी, और जितना मैं समझ पाया हूँ जी, जो नीतीश बाबू का जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और राजद, ये तीन प्रमुख दल हैं बिहार में। भाजपा का एक राष्ट्रीय विजन है, और उस राष्ट्रीय विजन के लिए चूंकि उनका जो साध्य है वो साधन को नहीं देख रहा है, और अभी उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है नीतीश जी के साथ, कि इन्होंने 2014 से लेकर के 2024 तक, इन 10 वर्षों में कम से कम 4 बार तो जरूर इधर से उधर वो पलटे हैं। और उनका यह पलटना व्यक्तिवाद और परिवारवाद, इन दोनों के बीच एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। और यह जो एक राजनीति की स्थापना उन्होंने की है, उसके लिए बिहार उनको कभी माफ नहीं करेगा। भाजपा का ध्येय चूंकि स्पष्ट है, भाजपा का के साथ एक राष्ट्रीय विजन है, इसलिए भाजपा को उसको अपना लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू कभी इधर से कभी उधर से ये जो करते हैं, यह उनके हित के लिए, कभी उनका जो छवि है उसके लिए उचित नहीं है। और दूसरा मेरा एक कहना और है आपसे कि राजद या लालू जी आर्थिक भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता मुजरिम है। स्वास्थ्य के आधार पर वो बाहर है, जमानत पर है। एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित है, वो चुनाव की कवायद करते हैं, चुनाव की व्यवस्था करते हैं, गुट को मिलाते हैं, और इसको कौन सी अदालत देखेगा? एक आदमी, एक विद्यार्थी जो कदाचार में दोषी है, परीक्षा देने से प्रतिबंधित है, वह व्यक्ति शिक्षक और विक्षक दोनों बना हुआ है, इन्विजिलेशन का भी काम कर रहा है, पढ़ाने का भी काम कर रहा है, और कदाचार के आरोप में परीक्षा देने से स्वयं वंचित है। नीतीश बाबू का जो चरित्र हम लोग देख रहे हैं, या उनसे जो उम्मीदें थी, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो आज से केवल 1 महीना पहले भाजपा के विरुद्ध में पूरे देश के लोगों को एक साथ संगठित करने का स्वप्न देखता है, और फिर उस स्वप्न को तिलांजलि देकर के फिर उसी गोद में जाकर के बैठ जाता है, तो यह क्या है? अगर लोग कहते थे पहले बिहार में कि बिहारी होना एक गाली है, तो उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया है। मैं बहुत दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं। नहीं, लेकिन एक चीज, आप नीतीश कुमार को दोषी मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पलट रहे हैं, लेकिन पलटी तो सभी ने मारी है ना। पलटी तो बीजेपी ने मारी। क्यों? आप देखिए मुकेश जी, साधन और साध्य को देखिए। हमारा साधन पवित्र है, हमारा साध्य पवित्र है। साधन तो हम लेंगे,
हमारे पास जो राष्ट्रीय ये देखिए, ये परिस्थिति आप अगर बीजेपी के एंगल से कह रहे हैं कि हमारा साध्य जो है वो पवित्र है, ये तो पब्लिक परसेप्शन है ना। पब्लिक आपके परसेप्शन को कैसे लेती है? आप उसके पलटने को भी आप कह सकते हैं कि वो हमारा साधन है, हम उसके लिहाज से कर रहे हैं। तो ये तो आपका परसेप्शन है ना कि आप एक परसेप्शन को सही मान रहे हैं। बीजेपी नहीं पलट रही है, बीजेपी तो अपने स्थान पर है। नहीं, बीजेपी पलट रही है। बीजेपी ने कहा कि हम दरवाजा बंद किए, हम नहीं लेंगे, फिर से पलट गई। इसके पहले भी दोबारा उनको ले लिया, तो आप भी तो पलटे हैं ना। ये राजनीति संभावनाओं का खेल नहीं है, राजनीति असंभावनाओं का खेल है। यहाँ असंभावनाएं होती है। और बड़े परसेप्शन में, जब बड़े परिदृश्य में देखिएगा, राष्ट्रीय हित में देखिएगा, तो बीजेपी का यह कदम सर्वथा उचित है। क्योंकि बीजेपी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, नीतीश जी का व्यक्तिगत स्वार्थ है। वो व्यक्तिगत स्वार्थ में वहां जा रहे हैं। उनकी इच्छा एकमात्र नहीं तो बीजेपी अगर चाहे तो उनके व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा ना करे, ये बीजेपी के पास ऑप्शन है ना। व्यक्तिगत नहीं, आप भी तो इस्तेमाल ही कर रहे हैं ना, बीजेपी भी तो इस्तेमाल कर रही है। तो फिर राजनीति करेंगे हम, राष्ट्र के हित में इस्तेमाल करेंगे हम। तो हम राष्ट्र के हित में इस्तेमाल करने वाला सही है, और राष्ट्र के हित में इस्तेमाल होने वाला गलत कैसे हो सकता है फिर? तब राष्ट्र के हित में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो अपने हित में इस्तेमाल हो रहे हैं। उनको अपनी चिंता है। 40-45 आदमी को लेकर के वो हर बार मुख्यमंत्री बनते हैं। यही उनकी कवायद है। चलिए ठीक है, आपका परसेप्शन है, बात करेंगे। हमारे साथ सैफ अली साहब जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है, बहुत ही मजबूती से जो है पक्ष रखते हैं अपनी पार्टी का। सैफ साहब स्वागत है। जरा आप सेंटर में आ जाएं तो जरा सा ये हो जाए। मैं पीसीआर से कहूंगा जरा एक बार सेंटर में आ जाए। सैफ साहब क्या कहेंगे, सब चीज लुट गया या अभी कुछ बाकी है? ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता कहे थे उम्मीद संभावनाओं का खेल है। अभी तक नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो अभी तो महागठबंधन के वो लीडर है बिल्कुल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और अभी तेजस्वी जी ने ऐसा बयान दिया है कुछ कि हम अपने विधायकों को संयमित करें और ऐसा कुछ ना बोले जो जिससे महागठबंधन के जो नेता हैं उनकी भावनाएं। हमारे जदयू के किसी भी प्रवक्ता ने आज तक अगस्त से लेके अभी जनवरी तक किसी ने हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के बारे में कभी कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं की जिसका उनकी पार्टी के लोगों को हमने बताया। लेकिन हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वक्त बेवक्त बेवजह चीप पॉपुलैरिटी के लिए या अपनी शक्ल मीडिया को दिखाने के लिए कुछ से कुछ अपनी विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलते हैं। इस पे ही आज पार्टी का फोकस था। और पार्टी ने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी जहां जाना है वहां जाए, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए सम्माननीय थे और सम्माननीय रहेंगे। लेकिन वो खुद गांधी जी के 7 विचारों को हर ऑफिस में लिखते हैं। व्यापार के बिना पैसा, सिद्धांत के बिना राजनीति, ये सब कुछ अनैतिक कार्य है। तो आज शायद उनका सिद्धांत कहा गया। वो अगस्त में जब हमारे पास आए थे तो वो सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए आए थे। आज जब 15 अगस्त, 16 अगस्त, आज ये 26 जनवरी का परेड हो गया, उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं जैसी मीडिया की खबरें। अभी इसकी पुष्टि ना हमारी पार्टी के किसी नेता ने, बड़े नेता ने की है, ना ही जनता दल यूनाइटेड के किसी बड़े नेता ने की है। हाँ, भाजपा अपनी तैयारी में लगी है। 2-2.5 घंटे उस दिन भी अमित शाह गया, वहां उनकी बैठक हुई। उस बैठक को उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और अभी भी भाजपा कार्यालय में करीब 2-3 घंटे से मीटिंग चालू है उनकी, बिहार भाजपा कार्यालय में। कल उनके जेपी नड्डा और अमित शाह भी आने वाले, ऐसी खबरें हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कोई प्रवक्ता, कोई व्यक्ति आकर ये नहीं उसने क्लेम किया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं। बाकी मीडिया को तो शायद हमसे ज्यादा पता है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से किसी ने भी इसको नहीं बोला है। और हमारे विधायक दल के नेता, हमारे लीडर माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपने विधायक भाई कह दूं कि अभी जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि लैंड लेकर जॉब देने घोटाला करने वाले के पेट में नीरज कुमार का अभी हमने दिखाया है बयान, अभी हमने दिखाया। हाँ, जानकारी के लिए मैंने सोचा आपको बता दूं। मतलब सैफ साहब, आपको उम्मीद अभी भी कायम है आपकी कि शायद नीतीश जी मान जाए?
वो लैंड फॉर जॉब पे टिप्पणी की है उन्होंने, लेकिन सरकार बनाने का दावा तो नहीं किया नीतीश कुमार जी ने, चाहे केसी त्यागी जी ने आपके सामने आके। केसी त्यागी जी सम्राट चौधरी की सीट अगल बगल में थी फ्लाइट में, वो गए थे साथ में, उन्होंने उतर के उसका खंडन किया कि हम दोनों को कोई प्री प्लान वे में नहीं, कोइंसिडेंस कि हम लोग अगल बगल में बैठे थे। और वैसे मीडिया तो करीब 1 महीने से खुशियां मना रही है। मीडिया को किस बात की खुशी है? अरे मीडिया क्यों खुश रहेगा भाई, आपकी सरकार रहे चाहे जाए, मीडिया तो दिखाएगी। और उस दिन 17 तारीख को बात जब मैं कर रहा था तो साहब मुझे लगता है कि उस प्रोग्राम में आप भी थे। सबसे पहले मैंने 17 तारीख को कहा था कि सरकार बदल रही है और एनडीए में आ रहे हैं नीतीश कुमार, तो शायद आपने उस दिन ये बात नहीं मानी थी। आज भी आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं संडे को भी करूंगा और मंडे को भी मैं मिलूंगा आपसे, और मंडे को जब शपथ ग्रहण होगा तो भी मैं आपसे मिलूंगा और मैं उस दिन बताऊं कि आप सही थे या मैं सही था। और हम जब दावा करते हैं तो वो गलत नहीं, अभी तक तो नहीं गलत हुए हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद आपकी कायम है। एक चीज़ साहब आप ये बताइए मुझे कि अभी मनोज झा जी ने आके कहा कि हम समर्थन वापसी नहीं लेंगे, तो समर्थन वापसी का सवाल क्यों आया? जब आप लोग इतने आश्वस्त हैं तो वापसी का सवाल क्यों डिस्कस हुआ? हमारे विधायकों की राय मीडिया के सामने आई थी कि जब ऐसी बातें हैं तो बहुत सारे मंत्री ने अपने सरकारी गाड़ी को, किसी ने कहा कि जो राजद कोटे के मंत्री उनकी फाइलों पे रोक लगा दी गई है, मीडिया की खबरें आई। हाँ। कुछ मंत्रियों ने जब रोक की खबर आई तो कुछ मंत्रियों ने, जिसका ऑफिशियल कुछ नहीं है, अपनी सुरक्षा, अपनी जो संसाधन गाड़ियां थी, आज सबने वापस कर दिया। हमारे राजद कोटे के जितने मंत्री थे उन्होंने कहा जब हमारी फाइलें रुक गई तो ये सब हम रख के क्या करेंगे इसका। तो दोनों चीज आप ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं साहब कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, किसी नेता का बयान नहीं आया है। अब आप कह रहे हैं जो फाइलें रोक दी हमारे, और फाइल रोक जाने के बाद हमने गाड़ी लौटा दिया, उसके बाद आपने बैठक में लालू यादव जी को सभी चीज़ के लिए डिसीजन लेने के लिए अधिकृत कर दिया है, तो सारी चीज़ें तो उसी तरफ जा रही है। मनोज झा बाहर आकर के कहते हैं कि भाई अधिकृत कर दिया गया है उनको और हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या कहती है? तो वही कहती है ना। अरविंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरविंद जी। मुकेश भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए अभी कुछ देर पहले आपने कहा था दिल और दिमाग वाली बात जी। सैफ जी भी दिमाग वाली ही बात कर रहे हैं, चाहे वो फाइल रख देने वाली हो या गाड़ियां छोड़ देने। और दूसरी चीज एक बड़ा साफ बात है मुकेश जी की, देखिए जब चेहरे पे धूल हो आईना साफ कीजिएगा तो चेहरा साफ। बिल्कुल सच्चाई तो यही है, कड़वी सच्चाई है। साहब ऐसे बोलने में बहुत सही बोलते हैं। इनके गठबंधन में सब कुछ नहीं था, न नेता था, न नीति थी, न नीयत थी। किसी एजेंडे के तहत तो ये लोग गठबंधन नहीं बना था। अगर गठबंधन के पूर्व एजेंडा हो जाती कि राष्ट्र के किस एजेंडे के तहत हम जुट रहे हैं, तो हो सकता है एक प्रश्न उठता, बिना आग के धुआं नहीं निकलती। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज साहब ये बताइए, सरकार बचाने की जुगत अभी भी कर रहे हैं आप लोग, और जो फार्मूला है कि जेडीयू के कुछ लोगों को ये कर ले, हम तोड़ लें, क्या ऐसी भी कवायद चल रही है क्या? ये सारी अपुष्ट खबरें हैं। कुछ विधायकों का फोन बंद आने की खबर, कोई 10 विधायक कांग्रेस के विधायकों की खबर को अपुष्ट खबर बता रहा है, कोई जनता दल यूनाइटेड के, कुछ राष्ट्रीय जनता दल के, कुछ भाजपा के विधायकों के भी फोन बंद आने की सूचना आ रही है। लेकिन सारी खबरें भ्रामक। कांग्रेस के सीएलपी लीडर ने कहा हमारे 2-3 विधायकों को छोड़कर सारे विधायक पूर्णिया में मौजूद हैं, जो राहुल गांधी की अगवानी करेंगे। ना ही जनता दल यूनाइटेड के तो 45 विधायक हैं, और 10-12 विधायक का अगर फोन बंद होता है तो बाई नेम सबको पता चल जाता है कि इनका विधायकों का बंद है। ये सब अपुष्ट खबरें हैं जिसको बेवजह फैलाया जा रहा है। भाजपा के भी विधायक तो आपके अखिलेश सिंह जी का तो बयान आया है कि 20 विधायक बीजेपी के उनके संपर्क में। अब पता नहीं 20 विधायक बीजेपी के उनके संपर्क में, क्या इतने बेवकूफ तो मुझे नहीं लगते हैं कि कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के विधायक रहेंगे। तो सब पता है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। के संपर्क में कैसे रहेंगे ये बताइए। हमारे यहाँ विधायकों की बैठक चल रही है और हमारे सारे विधायक अभी प्रदेश कार्यालय में उपस्थित। नहीं, एक चीज मैं साहब अरविंद जी दोनों जी से पूछूंगा और उसके बाद मैं बीपी कर्ण साहब के पास आऊंगा कि आप लोग ये जो सिचुएशन आया इसकी वजह क्या है? आपने आरसीपी सिंह को तोड़ने की कोशिश की तो लात मार दिया गया नीतीश कुमार जी की तरफ से। आपने ललन सिंह के जरिए पार्टी में सेंध मारने की कोशिश की तो आपको लात मार दिया। तो आप लोग करते क्यों ऐसा, जब आप लोग को पता है कि भाई उनकी पार्टी साथ में दोस्त की दो हाथ मिलाए तो दोस्त की तरह रहिए, पार्टी तोड़ने के लिए क्यों चले जाते हैं?
नहीं मुकेश जी, एक आरोप जो आपका है कि भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी को तोड़ने का काम किया। आपको याद होगा कि आरसीपी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा, बल्कि आरसीपी और ललन सिंह के बीच में जब युद्ध हुआ तो आरसीपी किनारे हो गए थे और वो एक दरवाजा तलाश रहे थे, मेरे यहाँ आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा नहीं, उनकी अंदरूनी कलह से वो अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी की ओर रास्ता अख्तियार किया। अब रही इनकी बात, अगर इन्होंने ललन सिंह को, जदयू को तोड़ने की कोशिश की होगी तो सैफ जी अपनी बात को निश्चित रखेंगे कि क्या बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उन्हें लाने में नहीं। कोई देखिए ठीक है, आप पार्टी के आप अनुशासित सिपाही हैं तो आप यही बोलेंगे, मैं नहीं कहूँगा कि आप पार्टी लाइन से बाहर जाके बोलें, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ। सैफ साहब देखते हैं क्या बोलते हैं। सैफ साहब, ललन सिंह पे डोरे क्यों डाले आपने? ये सारा अगर चीज़ जो आज लोग कवायद कर रहे हैं, अगर आपने ललन सिंह पे डोरे नहीं डालते तो ये सिचुएशन नहीं आता। नहीं, ललन सिंह ने हर बार कहा है कि मैंने अपनी मर्जी से अध्यक्ष पद छोड़ा है। अध्यक्ष पद छोड़ने की वजह थी कि उनको मुंगेर लोकसभा एक लंबा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें वहां उनको लोकसभा क्षेत्र में अपने मतदाताओं से जुड़ना था, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ना था और पार्टी के देश के नेताओं से जुड़ना था। तो ये जिम्मेदारी वो छोड़ना चाहते थे। अब तो उनको टिकट भी नहीं मिल रहा है सर, ये तो आपको ही बात, तो मुंगेर से टिकट भी नहीं मिल रहा है उनको, और उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया था पहले, ये भी सबको पता है। ये जो आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया था जब पता चला था उनको। तो वो जो मीटिंग में आने का फोन जा रहा है वो ललन बाबू ही कर रहे हैं। इसकी पुष्टि कई लोकसभा सांसदों ने, कई विधायकों ने की है कि ललन बाबू का फोन आया है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल और सांसदों की बैठक है। मतलब जेडीयू के विधायक आपको कंफर्म करके बता रहे हैं आरजेडी के नेताओं को कि हमारे पास ललन सिंह का फोन आया था। यही बात पूरी कहानी कह रही है आपकी। चलिए खैर, बीपी कर्ण भी जो है वो मुस्कुरा रहे सुन रहे। कर्ण साहब, आपका अपना ऑब्जर्वेशन है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो सिचुएशन है, कौन सही है कौन गलत है, मैं इस पे नहीं, इस पे आपको जो बोलना था आपने कह लिया। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सैफ साहब कह रहे हैं कि नहीं अभी तक कोई बयान नहीं आया अधिकृत तौर पे, क्या आपको लगता है कि अभी भी बातें संभल जाएगी, नीतीश जी नहीं पलटेंगे, घर वापसी नहीं होगी? जी, यह मात्र एक तकनीकी प्रश्न है, बाकी सैफ साहब भी खुद जान रहे हैं और पूरा बिहार और सारे लोग इस बात को जान रहे हैं कि कल सरकार बदलने वाली, पलटने वाली। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि नीति और नियत, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो दो पार्टियां हैं ना, जदयू और राजद, इन दोनों के पास न नीति है न नियत है। एक परिवारवाद से ग्रसित है और एक व्यक्तिवाद से ग्रसित है। और मेरा मानना है कि दोनों में एक सिर्फ बाल का अंतर है, उतना ही अंतर है बस। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक चरित्र की बात है, मैं समझता हूं कि लालू जी के पास थोड़ा बहुत है भी, नीतीश जी के पास वो भी नहीं है। ये मेरा अपना सोच, मेरी अपनी मान्यता है। लेकिन नीतीश जी के पास इतना सब कुछ है तो नीतीश जी की आलोचना करते हैं, लेकिन उसी नीतीश को बीजेपी अपने गोद में बिठा रही है बार बार, तो आपको बीजेपी सही लगती है, ऐसा क्यों? नियत का प्रश्न है, उद्देश्य का प्रश्न है मुकेश, ये नियत का प्रश्न है। नियत हमारे पास बड़ा है, हम एक बड़ा दृष्टिकोण लेकर के चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि ये तोड़ फोड़ हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आप इस चीज को क्यों नहीं देखते हैं कि कितना विकास देश में हो रहा है? आजादी के 70 सालों में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा। देखिए, मैं तो मानता हूँ बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी सरकार के नेतृत्व में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ था देश में, तो वो तो मैं मान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन कह रहा हूँ कि जिस नीतीश को आप जिन वजहों से आप गलत मान रहे हैं, उन्हीं वजह से आप बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं क्लीन चिट अभी बीजेपी को नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का नियत और साध्य, जो गोल है, उसकी प्राप्ति के लिए अगर थोड़ा बहुत साधन की और पवित्रता भी आ जाए तो वो क्षम्य है, क्योंकि बड़े लक्ष्य के लिए वहां तक पहुंचना। बिल्कुल, मतलब जो प्योर गोल्ड है उससे ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते, इसलिए कुछ अशुद्धि अगर मिल भी जाए तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए सही है। आप यही कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल सही। अब लगता है कि हमारी जनता जो है जो सुन रही है वो भी कन्विंस हो गई। मैं आखिरी कमेंट के लिए एक बार सैफ जी के पास जाऊंगा। सैफ साहब, आखिरी कमेंट, समय की कमी है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे पास 39% अप्रोक्स 40% के आसपास वोट था जब मैं बिना नीतीश जी के लड़ा था। और मैं चाहता हूं कि अगर नीतीश जी जाते भी हमारे पास से तो हम सिर्फ 5-7% वोटों को और जुगाड़ कर लेंगे
और शायद लोकसभा की 40 में से 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। चलिए। ये मैं नीतीश कुमार जी के जो अभी के समर्थक हैं या भाजपा के लोग हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो हमारे तेजस्वी जी सर 2015 का आंकड़ा मैं आपको याद दिला दूं। 2015 में आप और नीतीश कुमार साथ में लड़े थे, बीजेपी अकेले लड़ी थी और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी के पास थी, लेकिन सीटें सबसे कम थी। इसलिए वोट परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा तो आपको सीटें आ जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। अरविंद जी, आखिरी कमेंट। जनता के बीच रहते हैं, संगठन वाली पार्टी है, लोग आए जाए बहुत नहीं रहता है, हम काम में तल्लीन रहते हैं। और देश में जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो एक मैसेज देना चाहा है, जनता हमें आशीर्वाद देगी और बिहार से 2024 की हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, ये जनता का आशीर्वाद है और जनता के प्रति मेरा विश्वास है। देखिए, हम लोग दोनों, सैफ भाई, हम लोग दोनों तो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने कहा कि आप वही बोलेंगे, लेकिन जो हमारे विश्लेषक साहब थे उनकी भी आस्था बता रही थी कि देश में काम हो रहा है। निश्चित तौर पे अब काम नहीं, देश में काम हो रहा है, ये तो हम भी मानते हैं, सब कोई मानता है, ऐसा कोई नहीं। मुझे लग रहा है कि सैफ अली साहब भी मानते होंगे कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में काम हुआ है। सैफ साहब, मतलब दिमाग से भले ना कहें, आप दिल से तो कहेंगे। उद्योगपतियों को 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है देश में 10 सालों में। मैं जानता हूं, देखिए आप दिमाग से बोल रहे हैं, आप दिल से बोलिए, आप दिल से बोलिए साहब साहब, दिल से बोलिए, आप दिल से बोलिए। आप दिमाग, देखिए हमेशा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। आप पार्टी में हैं, आरजेडी लालू यादव जी की पार्टी में है, तो आप दिमाग से बोलेंगे तो आप यही बोलेंगे, लेकिन दिल से अगर बोलेंगे तो आप भी बोलेंगे कि मोदी सरकार में काम हुआ है। जितना परिवर्तन दिख रहा है इतना कभी दिखता नहीं था। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सैफ अली जी आपका, अरविंद जी आपका और बीपी कर्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो मसला बिहार का है वो अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये तो तय है कि बदलाव जो है अवश्यंभावी है। 24 घंटे के भीतर में आपको नज़ारा दिख जाएगा कि नीतीश कुमार की घर वापसी के लिए स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी उस पर अमल होना शुरू हो गया है। और कल यानी रविवार या सोमवार को नीतीश कुमार अगले बार यानी 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। और हो सकता है संडे नाइट या मंडे 10 बजे 11 बजे के बीच में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।